सभी को नमस्कार। आप सभी का मेरी कक्षा में स्वागत है। आज हम बात करेंगे सरकारी बजट, गवर्नमेंट बजट की। ये 12th क्लास मैक्रो इकोनॉमिक्स का यूनिट 4 है। गवर्नमेंट बजट एंड द इकोनॉमी। सबसे पहले हम इसकी बात करते हैं सिलेबस की, कि इसके सिलेबस में क्या क्या दिया हुआ है। ये 6 मार्क्स का यूनिट है, छोटा सा यूनिट है, आसान रहेगा। आपको 6 नंबर के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत नहीं है। तो 6 मार्क्स की यूनिट। सिलेबस की बात करें तो गवर्नमेंट बजट मीनिंग अर्थात इसका अर्थ, ऑब्जेक्टिव्स के सरकार बजट क्यों बनाती है, इसके क्या उद्देश्य हैं, एंड इट्स कंपोनेंट्स अर्थात इसके क्या क्या घटक हैं, क्या क्या इसमें चीज़ें होती। तो हम इस चैप्टर में सरकारी बजट का अर्थ, उसके उद्देश्य और उसके घटक के बारे में बात करेंगे। क्लासिफिकेशन ऑफ रिसिप्ट्स अर्थात पैसा, रिसिप्ट्स का मतलब है प्राप्तियाँ, पैसा कहाँ से आता है, उनका वर्गीकरण। रिवेन्यू रिसिप्ट्स, राजस्व प्राप्तियाँ, और कैपिटल रिसिप्ट्स मीन्स पूंजीगत प्राप्तियाँ। क्लासिफिकेशन ऑफ एक्सपेंडिचर, जो खर्च होता है वो कैसे कैसे होता है वही रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, राजस्व, व्यय और पूंजीगत व्यय, इनके बारे में पढ़ेंगे। मेजर्स ऑफ गवर्नमेंट डेफिसिट, सरकार का बजट यदि घाटे में है, जैसा कि अक्सर हमारे देश की सरकार का होता है, तो उसको हम कैसे नापते हैं, कितना घाटा है, इस घाटे का क्या अर्थ है। इसमें मेन रूप से 3 पॉइंट्स पे फोकस करेंगे हम। रिवेन्यू डेफिसिट, राजस्व घाटा; फिस्कल डेफिसिट, राजकोषीय घाटा; प्राइमरी डेफिसिट मीन्स प्राथमिक घाटा, देयर मीनिंग। इन तीनों के अर्थ के, इनका क्या निहित अर्थ है, इम्प्लीकेशंस हैं, क्या इसका अर्थ है, ये सारी चीज़ें हम इसमें इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं सरकारी बजट का अर्थ। मीनिंग ऑफ गवर्नमेंट बजट। चलिए पहले यहाँ से सरकार पे बाद में जाएंगे, पहले हम अपने घर की बात करते हैं कि हमारे घर में भी बजट होता है। बजट का अर्थ, कहाँ से पैसा आएगा, कहाँ पैसा खर्च होगा। सरकार सारा बजट रिटिन में बनाती है, सब कुछ लिखित में होता है। लेकिन हमारे घर के बजट में, क्योंकि मैं घर के बजट का एग्जांपल इसलिए दे रहा हूँ बेटा कि आप थोड़ा सा इजीली इन चीज़ों को समझ सकें, है ना। बहुत बड़ी बड़े शब्द भारी भारी से, रिवेन्यू डेफिसिट, सरकारी बजट, गवर्नमेंट बजट, है ना, रिसिप्ट्स, एक्सपेंडिचर्स, ऐसे शब्दों से तुम्हें कुछ ऐसा ना लगने लगे कि कहीं कुछ इकोनॉमिक्स ये चैप्टर, ये सब्जेक्ट डिफ़िकल्ट है, ये तो टफ़ हैं जी चीज़ें। तो ये हम चीज़ों को हम अपने लोकल जो एनवायरनमेंट है हमारा, उससे जोड़कर यदि हम देखें तो हमें पता लगेगा लगभग वही चीज़ें हैं, ये तो हमारे घरों में भी होती। जैसे आप अपने घर में बजट बनाते हैं, हाँ, आप रिटिन में बजट नहीं बनाते, कोई ऐसी डॉक्यूमेंटेशन नहीं करते उसका कि भाई इतना पैसा हमारे पास आएगा, कहीं रिटिन में नहीं है आपके पास, लेकिन आपके मम्मी पापा के मेंटली उनके सब कुछ फीड होता है। मीन्स मानसिक तौर पे बजट बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, पापा की कितनी पे है अर्थात कितनी हमारे घर की इनकम है, उसमें से कितना पैसा कहाँ खर्च होगा। आपने बहुत बार सुना होगा, आपने या भैया ने या किसी ने मम्मी से कोई ड्रेस की बात करी कि मम्मी मुझे एक ड्रेस दिलवा दो, या कोई और चीज़, बड़ी चीज़ डिमांड की। जैसे बड़ा भाई है, वो बाइक की बात करे कि मुझे बाइक चाहिए, तो मम्मी अक्सर क्या कह देती है कि बेटा इस बार तो बजट नहीं है और अगले महीने तुझे ड्रेस दिलवा दूंगी, देखती हूँ, है ना। इसका बजट का मतलब क्या है, उनके पास कहीं रिटिन में कॉपी में देख के नहीं बताती आपको ये बातें, उनके दिमाग में सब कुछ होता है उन्हें पता है कि कितनी आय हुई है, वो कैसे कैसे खर्च होगी, है ना। कई बार आप यदि और गहराई से बात करेंगे मम्मी से तो वो बता देंगी
कि भाई इतने तो दूध के ही पैसे चले जाते हैं, इतने किचन में खर्च हो जाते हैं, है ना, तेरी फीस भी जाती है बेटा, तुम्हारी ट्यूशन की फ़ीस भी जा रही है बेटा, तुम्हारी किताब कॉपी का भी खर्च है, कपड़ों का खर्च है ना बेटा, तेरी बुआ आई थी, उनको भी हमने कुछ सामान, जब वो गई थी तो उनके लिए उनको सामान देने में इतने हज़ार रुपये खर्च हो गए, तो इस बार बजट बिगड़ा हुआ है। तो इस तरह की बातें आप यदि अपने मम्मी पापा से बात करें तो आपको बहुत कुछ पता लग जाएगा। मीन्स बजट का अर्थ है कि हमारे यहाँ, हमारे घर में पैसा कहाँ से आएगा, कितना आएगा, कितनी हमारी इनकम होगी और उस इनकम को हम कैसे कैसे खर्च करेंगे। बिल्कुल सेम ये ही सरकारी बजट है। वो बड़े स्तर पे है, बहुत सारे 135 करोड़ के करीब हमारी पॉपुलेशन है, उन सब लोगों से संबंधित है, इसलिए वो लिखित में होता है, सब कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं, वो पेश किया जाता है जनता की, या आप कह सकते हैं आपके जो सांसद हैं, माननीय सांसद, आपके माननीय एमएलए, दिल्ली सरकार के स्तर पर बात हो रही है तो उनकी मांग पर, उनकी एक सांसद की मांग का अर्थ समझते हो क्या है? कि वहाँ के जनता के लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं वो, तो इसका मतलब वहाँ के लोगों की मांग है, उस मांग के अनुसार थोड़ा बहुत बजट शिफ्ट कर लेते हैं, भाई ये खर्च यहाँ ना करके यहाँ करेंगे। तो क्लियर सी बात हो गई। तो सरकारी बजट का एक वित्तीय वर्ष, है ना, आजकल ये वित्तीय वर्ष की अवधारणा हमने पहले बात कर ली थी, 1 अप्रैल से शुरू होता है, 31 मार्च तक होता है। ये जो वित्तीय वर्ष चल रहा है हमारा, ये चल रहा है 2020-21, है ना। इसका मतलब ये हम शॉर्ट में कह देते हैं, इसका अर्थ है कि ये 1 अप्रैल 2020 से वित्तीय वर्ष शुरू हुआ था और 31 मार्च 2021 में ये वित्तीय वर्ष ख़त्म होगा। आपका स्कूल का सेशन भी ऐसे ही होता है, आपके एडमिशन 1 अप्रैल से शुरू हो जाते हैं, 1 अप्रैल से क्लासें शुरू हो जाती हैं। अब आप 12वीं में आ गए तो आपकी कायदे से 1 अप्रैल से 12वीं शुरू हो गई थी, 31 मार्च को आपका रिजल्ट आया था और 31 मार्च तक ये सेशन चलेगा। तो इस बजट में होता क्या है कि अवधि, एक वित्तीय वर्ष की, वित्तीय वर्ष का अर्थ समझ आ गया, एक वित्तीय वर्ष की अवधि के दौरान सरकार की प्राप्तियों तथा सरकार के व्यय के अनुमानों का विवरण होता है। देखिएगा, ये ध्यान रखिएगा, अनुमान है ये। आपके घर में भी ऐसा ही होता है, आप आइडिया लगाते हैं कि तेरे पापा को, आपकी मम्मी कहती हैं तेरे पापा को तनख्वाह मिल जाएगी, अब तो मिलेगी तो मैं आपकी ड्रेस बनवा दूंगी, ये हो जाएगा, ये खर्च हो जाएगा। लेकिन कई बार क्या होता है, वो सारे अनुमान हैं, पक्का नहीं है कि ऐसा होगा ही होगा। कुछ खर्चे ऐसे भी तो आ जाते हैं हमारे घर में कि जिनका हमें अनुमान नहीं था। भगवान ना करे कोई बीमार हो गया, कहीं आपको शादी विवाह में अचानक कहीं जाना पड़ गया, तो 2-4 हज़ार रुपये तो खर्च होते ही हैं। तो ये सब अनुमानों से अलग चीज़ें भी हो जाती हैं। जैसे इस बार पेंडेमिक आ गई, ये सरकार के लिए अनुमान नहीं था। जब हमने 1 फरवरी को इस सेशन के लिए बजट पेश किया था, तब ये पता नहीं था कि इतने बुरी तरीके से अर्थव्यवस्था गड़बड़ होगी, लोगों के रोज़गार गड़बड़ हो जाएंगे, है ना। तो ये अनुमान नहीं था उस। अब ये केवल अनुमान के आधार पर बजट पेश किया जाता है। सभी राज्य सरकारें करती हैं। यहाँ हम पढ़ रहे हैं केंद्र सरकार के बजट के बारे में, जो संसद में पेश किया जाता है। इस बजट के 2 भाग होते हैं। पहला भाग जो बहुत छोटा सा होता है कि एक बीते वर्ष में सरकार का वित्तीय निष्पादन कैसा रहा, कि जो वर्ष बीत चुका। फॉर एग्जाम्पल, जो बजट 1 फरवरी, अभी आगे पढ़ेंगे भी हम, 2020 को बजट पेश हुआ, उसने क्या बताया? पहली चीज़ ये बताई कि 2019-20 में हमारी परफॉर्मेंस कैसी रही, है ना। हमने कितना पैसा कमाया, कैसे खर्च हुआ, उस खर्च होने के क्या क्या फ़ायदे हुए, क्या सरकार को लाभ हुए, क्या देश की जनता को मिला। दूसरा कि आगामी वर्ष, इसका आगामी वर्ष कौन सा होगा? आगामी वर्ष 1 मार्च
सॉरी 1 अप्रैल, आगामी वर्ष 1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021 तक हम कहाँ कितना पैसा खर्च करेंगे, कहाँ से पैसा आएगा और कहाँ हम पैसा खर्च करेंगे। तो ये 2 भाग होते हैं। पहला भाग बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, क्योंकि ये तो हो चुका, केवल उसकी परफॉर्मेंस के बारे में बताई जाती है। इस बजट का दूसरा भाग आगामी वर्ष के लिए सरकार की क्या क्या नीतियां तथा कार्यक्रम हैं, वही कहाँ से पैसा आएगा, हम किस पे कम आपकी बार खर्चों में कटौती कर लेंगे, कौन से खर्च में हम बढ़ोतरी करेंगे। इस बजट के इस भाग को सभी लोग ध्यान से सुनते हैं। क्यों सुनते हैं? क्योंकि ये हमारी अगले आने वाले वर्ष की वित्तीय निष्पादन को निर्धारित करेगा। इसका दूसरा भाग महत्वपूर्ण है, ये मैंने बता दिया। यह सरकार की नीतियों तथा कार्यक्रमों के जोड़ को सरकार की बजट नीति कहा जाता है। इस बजट की पॉलिसी को हम बजट पॉलिसी भी कहते हैं, जो सरकार पेश करती है, क्योंकि ये ही सरकार की अगले वर्ष की नीतियाँ, क्या पॉलिसी होंगी, क्या प्रोग्राम्स बनाएगी सरकार, कहाँ पैसा ज़्यादा खर्च करेगी, कहाँ कम करेगी, जहाँ ज़्यादा खर्च पैसा करेगी सरकार। तो फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट ये डिसाइड करती है कि इस बार इंफ्रास्ट्रक्चर, सड़कें और पुल, और ये वाला भी पुल बनेगा, ये वाला यहाँ सड़क बनेगी। तो इसका अर्थ है कि वहाँ, जैसे अभी दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस हाईवे की बात हो रही है, बन रहा है, तो इसका मतलब दिल्ली मेरठ थोड़ा सा आसान हो जाएगा आना जाना, ये हमारे जीवन पे प्रभाव डालेगा। इसी को सरकार की राजकोषीय नीति, फिस्कल पॉलिसी भी कहलाती है। केंद्र सरकार द्वारा पेश किए गए बजट को यूनियन बजट या संघीय बजट कहते हैं, क्योंकि ये केंद्र सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट करती है पेश संसद में, और सभी स्टेट अपने अपने स्टेट को, अपने अपने राज्य को चलाने के लिए भी अपना अपना बजट पेश करते हैं। दिल्ली सरकार भी अपना बजट पेश करती है। तो उसको हम राज्य का बजट कहते हैं, दिल्ली राज्य का बजट कहते हैं। लेकिन हम यहाँ कौन सा बजट पढ़ेंगे? केंद्र सरकार का बजट। तो इसे यूनियन बजट कहते हैं। 1 फरवरी 2020 को आदरणीय निर्मला सीतारमण जी ने भारत सरकार का बजट संसद में पेश किया। क्यों पेश किया? निर्मला सीतारमण जी ने क्यों किया? क्योंकि ये वित्त मंत्री हैं। समझ आइए? तो बजट कौन पेश करेगा? जो केंद्र सरकार में वित्त मंत्री होंगे, वो ही बजट पेश करेगा। यह बजट 1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021 के वित्तीय वर्ष के लिए थे। ये तो मैंने आपको बता ही दिया। देन सरकारी बजट के उद्देश्य, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ गवर्नमेंट बजट। क्या क्या उद्देश्य है? सबसे पहला उद्देश्य, ये आपसे पेपर में कई बार पूछ लिए जाते हैं, आपको जानकारी के लिए बता दूं, पेपर में ऐसा कम पूछा जाता है कि सरकारी बजट के उद्देश्य बताइए। इतनी बड़ी कहानी नहीं पूछी जाती। या तो पूछ लेते हैं कि सरकारी बजट के कोई 3 उद्देश्य लिखिए, या वो ये ऐसे पूछते हैं कि सरकारी बजट का उद्देश्य संसाधनों का पुनर्वितरण की व्याख्या कीजिए, इसके बारे में बताइए, है ना। तो आपको मान लीजिए मैं आपको यहाँ पे 5 उद्देश्य या 7 उद्देश्य की बात कर रहा हूँ, तो 7 उद्देश्य ये आपको उंगलियों पर रख के रटने नहीं है। 2-3 याद कर लो, 3 से ज़्यादा नहीं पूछने वाले कभी भी। ज़्यादातर इनको एक्सप्लेन करवाते हैं, और एक्सप्लेन कब करोगे? जब समझ आएगा। समझ आई बात? तो पहला उद्देश्य हम पढ़ते हैं, संसाधनों का पुनर्वितरण। बजट नीति द्वारा सरकार देश के आर्थिक और सामाजिक प्राथमिकताओं के अनुसार संसाधनों का पुनर्वितरण करती है। रीएलोकेशन क्या होता है भैया? संसाधन समझते हो? प्राकृतिक संसाधन, मानव निर्मित संसाधन, अर्थात जो हमारा जीवन आसान करते हैं। मिट्टी, हवा, पानी, बिजली है। बिजली कौन सा संसाधन हो गया? मानव निर्मित संसाधन। सड़कें, तो इनका पुनर्वितरण, ये संसाधन किससे खरीदे जाते हैं? आपको मकान जो और लेना हो, ज़मीन और लेनी हो, है ना। पानी आपको बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करना हो, कहाँ से मिलेगा? पैसे से मिलेगा। तो वो पैसा कहाँ से कहाँ आएगा? मानव भी एक संसाधन है, ये हमने पहले चैप्टर्स में पढ़ा है। तो
मानव संसाधन क्या काम करता है, किसका उत्पादन करता है, श्रम का उत्पादन करता है। श्रम के उत्पादन, श्रम का, उद्यम वृत्ति का, ये सारे उत्पादन करने के कारण हम वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन करते हैं, जिसके कारण हमारी लाइफ आसान होती है, सुविधाजनक होती है। तो इसमें कैसे करते हैं पुनर्वितरण, जैसा एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। हानिकारक उपभोग वस्तुएं, ऐसी उपभोग वस्तुएं जो हमें हानि पहुंचाती हैं, हमारे लिए नुकसानदायक हैं, जैसे शराब, सिगरेट आदि पर सरकार भारी करों के माध्यम से इनके उत्पादन को हतोत्साहित करती है। इन पे अधिकांशतः आप जब भी बजट सुनोगे, शराब, सिगरेट आदि चीज़ों पे टैक्स बढ़ा दिया जाता है। टैक्स क्या कर दे सरकार, इंक्रीज करती है, महंगी हो जाएंगी ये चीज़ें। महंगी होने से क्या होगा, इनका उत्पादन कम होगा। कम उत्पादन कम क्यों होगा, क्योंकि इनकी बिक्री कम हो जाएगी। जब ज़्यादा महंगी चीज़ है तो उसकी मांग कम हो जाएगी, मांग कम होगी तो उत्पादन भी कम ही करना पड़ेगा। तो हतोत्साहित का मतलब उत्पादन कम से कम हो, इस चीज़ के लिए सरकार प्रयास करती है, इन पर टैक्स बढ़ाती है। साथ ही समाज के कल्याण के लिए आवश्यक वस्तुओं को आर्थिक सहायता द्वारा प्रोत्साहित करती है, जिससे समाज का कल्याण होता हो। ऐसी चीज़ें, फॉर एग्जांपल जैसे राशन में गेहूँ, चावल वगैरह बांटा जाता है, तो ऐसे व्यक्ति जिनके आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, ठीक नहीं है, उनको आर्थिक सहायता द्वारा, है ना, चावल कितना 2 या 3 रुपए किलो, और अभी तो पैंडेमिक पीरियड में तो फ्री भी राशन बांटा गया। तो फ्री क्यों बांट रही है, वो फ्री में कहीं से आया थोड़ी है, उसमें क्या है, सरकार की आर्थिक सहायता है, सरकार ने सब्सिडी दे दी। तो ऐसी चीज़ों को जिससे समाज का कल्याण हो, उनको सब्सिडी द्वारा प्रोत्साहित किया जाता है कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा इनका उत्पादन हो, जिससे समाज का कल्याण हो। अर्थात ये समाज के भले के लिए काम है कि बुरी चीज़ों से संसाधनों को हटाकर समाज कल्याण की चीज़ों पर लाना। वस्तुओं और सेवाओं का सीधे उत्पादन करना। कुछ वस्तुएं और सेवाएं ऐसी हैं जिनमें लाभ कम होता है, तो उसमें जो मार्केट है वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लेता। तो मार्केट इंटरेस्ट ना लेने के कारण होता क्या है कि सरकार उन चीज़ों को स्वयं उत्पादन करती है। स्वयं उत्पादन का मतलब कि सरकार क्या करेगी, खुद उत्पादन करना शुरू कर देगी, और उन चीज़ों और वस्तुओं पे हालांकि बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं होगा, लेकिन सरकार हम सारे कामों को फ़ायदे के लिए नहीं करती, समाज कल्याण के लिए भी करती है। तो यदि निजी क्षेत्र रुचि ना लें, सरकार आवश्यक वस्तुओं को सीधे ही उत्पादन कर सकती है। समझ आ गई बात। तो ये कौन सा था, संसाधनों का पुनर्वितरण। दूसरा बजट का उद्देश्य, सरकारी बजट का उद्देश्य आय और संपत्ति की समानताओं को कम करना। समानता नहीं जी बेटा, यहाँ ए और लगा लो, असमानताओं को कम करना। है ना, क्या शब्द हो गया ये, असमानताओं को कम करना। अर्थात इसको मोटे रूप से हम बात करें तो अमीरों और गरीबों के बीच की खाई को, बीच की दूरी को कम करना। सरकार अमीरों पर अधिक कर लगाकर, जो अमीर लोग हैं जिनके पास बहुत पैसा है उन पर टैक्स ज़्यादा बढ़ा देती है, तथा गरीबों के कल्याण पर अधिक खर्च करके आय के वितरण को प्रभावित करने का लक्ष्य रखती है। अमीरों पे टैक्स बढ़ा के सरकार क्या करती है, उनसे कुछ पैसा ले लेती है और उस पैसे को किस पे खर्च करती है, गरीबों पे, जिससे समाज का कल्याण हो सके। तो अब बजट का एक उद्देश्य ये भी होता है, अमीरों से टैक्स बढ़ा दिया जाए, अमीरों पर उनसे पैसा ज़्यादा से ज़्यादा लिया जाए और किस पे खर्च किया जाए, जिसके पास पर्याप्त संसाधन मौजूद नहीं है, जिसके पास जीवन की आवश्यकताएं पूरी करने के लिए पैसा नहीं है, उसकी सहायता की जाए। तीसरा, आर्थिक सहायता, आर्थिक स्थिरता, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था मुद्रास्फीति और अविस्फीति। मुद्रास्फीति क्या होती है, महंगाई का बढ़ना। अविस्फीति मंदी है। इन दोनों को दोबारा से एक्सप्लेन नहीं करूँगा, पिछला मेरा वीडियो देख लें, उसमें बहुत क्लियर कट सी मैंने
बात कर रखी है इसके बारे में, क्योंकि बहुत टाइम लग जाता है ऐसे बार बार एक्सप्लेन करने में। तो महंगाई और मंदी दोनों विपरीत चीज़ें हैं। कभी अर्थव्यवस्था में महंगाई हो जाती है, कभी मंदी आ जाती है, जैसा आजकल देख रहे हैं आप, मंदी की स्थिति है, रोज़गार ख़त्म होते जा रहे हैं। तो इन चीज़ों को रोकने के लिए, ना तो बहुत ज़्यादा महंगाई हो ना बहुत ज़्यादा मंदी हो, इन चीज़ों को रोकने के लिए सरकार बजट का उपयोग करती है। मुद्रास्फीति की स्थिति में सरकार अपने व्यय को कम करती है, जिससे लोगों की जेब में पैसा कम जाए। मनी और बैंकिंग वाला, यदि आपको इसको ढंग से समझना है तो आप मनी एंड बैंकिंग, ये वाली मेरी वीडियो आप देखेंगे तो आपको मैंने तसल्ली से कि मुद्रास्फीति की स्थिति में क्या करती है सरकार, अविस्फीति की स्थिति में क्या करती है सरकार, सब कुछ उसमें क्लियर कट दे रखा है। फिलहाल हम इतना ही पढ़ेंगे यहाँ पे कि मुद्रास्फीति की स्थिति में सरकार अपने व्यय को कम करती है, और भी बहुत सारे काम करती है, ये मुख्य काम है। और अविस्फीति की स्थिति में सरकार अपने व्यय को बढ़ा सकती है, जिससे लोगों तक ज़्यादा से ज़्यादा पैसा जाए और वो ज़्यादा वस्तुओं और सेवाओं की मांग कर सकें, उनकी आय बढ़ जाए। चौथा उद्देश्य सरकारी बजट का, सार्वजनिक उपकरणों का प्रबंधन। सार्वजनिक उपकरण सरकार के जो उद्यम हैं, जिनको हम पीएसयू पब्लिक सेक्टर यूनिट बोल देते हैं, है ना। तो जैसे बीएचईएल है, एचएमटी था पहले, कंपनियां हैं, सरकार की कंपनी है। तो सार्वजनिक क्षेत्र के बहुत सारे उद्यम, और अभी हमने यहाँ पे पढ़ा था कि सरकार बहुत सारे खर्च का, उससे सरकार खुद भी सीधे उत्पादन करती है। मुख्यतः कौन सी चीज़ों का उत्पादन करती है? जो समाज के कल्याण के लिए आवश्यक हैं, जिसमें बाजार या लोग उत्पादन में, उत्पादक जो प्राइवेट उत्पादक हैं वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लेते। तो जनता के सामाजिक कल्याण के लिए स्थापित तथा प्रबंध किए जाते हैं कौन से? सार्वजनिक क्षेत्र। ऐसी फैक्ट्रियां लगाई जाती हैं जिससे लोगों का कल्याण हो, तो उनको वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए बजट तैयार किया जाता है। जैसे रेलवे, डाकघर, है ना। तो पोस्ट ऑफिस को वित्तीय सहायता प्रदान की जाए। इसी में ही आप ये कह सकते हैं कि हमारे स्कूल्स, जिनमें आप सरकारी स्कूलों में आप पढ़ते हैं, तो जो हमारे स्कूल हैं वहाँ भी सारा बजट तुम्हारे जो तुम जो फीस देते हो उससे सारा काम नहीं होता स्कूल का। सरकार बहुत सारा पैसा देती है एक सरकारी स्कूल को। उस पैसे से टीचर्स की पे, आपके ट्यूबलाइट, आपकी बिजली का बिल, आपके डेस्क, आपके कमरों की सफाई, है ना, आपकी बिल्डिंग की मेंटेनेंस, वो सारा कुछ होता है। हॉस्पिटल्स हैं, प्राइवेट जो सरकारी हॉस्पिटल्स हैं, उनमें बहुत सारा खर्चा आता है, तो इन सब का बजट तैयार किया जाता है। आर्थिक विकास, इकोनॉमिक ग्रोथ, के देश की आर्थिक स्थिति लगातार अच्छी होती रहे, तो इसके लिए सरकार अर्थव्यवस्था में बचत और निवेश की दर को बढ़ाने के लिए बजट में प्रावधान बनाती है। लोग ज़्यादा से ज़्यादा बचत करें, उत्पादक ज़्यादा से ज़्यादा इस बचत से निवेश करें, जिससे देश में लगातार उत्पादन बढ़े और देश में आर्थिक विकास की गति बढ़ती रहे। छठा उद्देश्य है बजट का, क्षेत्रीय असमानताओं को कम करना। हालांकि ये प्रयास होते हैं, हम कम हो जाएगी या हो गई है ना। आप कहोगे कि सर 70 साल तो हो गए बजट पेश होते हुए, और हमेशा प्रयास रहता है क्षेत्रीय असमानताओं को कम करना या अमीर और गरीब की बीच की खाई को कम करना। अभी तक तो हुआ नहीं, लेकिन प्रयास किए जाते हैं, उसमें बहुत कुछ सफलता मिलती है, लेकिन 100% सफलता मिले ऐसा जरूरी नहीं है। पिछड़े हुए क्षेत्रों में उत्पादन इकाइयों को स्थापित करने के लिए करों में छूट देकर प्रोत्साहित किया जाता है। पिछड़े हुए क्षेत्र, फॉर एग्जाम्पल, कोई व्यक्ति दिल्ली में फैक्ट्री लगाना चाहता है। दिल्ली विकसित क्षेत्र है, यहाँ सारे साधन सुविधाएं उपलब्ध हैं, लेकिन यहाँ भीड़ भाड़ है। यहाँ के लोगों की आर्थिक स्थिति अन्य क्षेत्र जैसे कालाहांडी है उड़ीसा में, वहाँ बहुत पिछड़ा हुआ क्षेत्र है। मीन्स लोगों को पर्याप्त संसाधन उपलब्ध नहीं है, पेट भरने का भी कई बार झंझट हो जाते हैं। तो उन क्षेत्रों में यदि फैक्ट्री लगेगी तो क्या होगा? वहाँ के लोगों को रोजगार मिलेगा। वहाँ के लोगों को रोजगार मिलेगा तो उनका जीवन कुछ ऊपर उठेगा, जीवन कुछ आसान हो जाएगा, उस क्षेत्र का भी दिल्ली की तरह विकास होगा। तो सरकार क्या करती है, भाई दिल्ली में फैक्ट्री लगाओगे तो टैक्स लगेगा, और यदि आप उड़ीसा में
या XYZ को जो पिछड़ा हुआ क्षेत्र है वहाँ आप लगाते हो यही फैक्ट्री, तो हम आपको 5 साल के लिए 10 साल के लिए टैक्स से छूट कर देंगे, आपको कोई टैक्स नहीं देना। ऐसा क्यों करती है सरकार? जिससे प्राइवेट सेक्टर के लोग जो उत्पादक हैं ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे क्षेत्रों में फैक्ट्रियां लगाएं, और उसके लगाने का लाभ क्या होगा? उस क्षेत्र का विकास होगा। तो क्षेत्रीय असमानता है, बहुत कुछ क्षेत्र बहुत विकसित हैं, कुछ क्षेत्र कम विकसित हैं, तो कम विकसित क्षेत्रों को भी विकसित क्षेत्रों के बराबर लाने के लिए इस तरह का प्रोत्साहन दिया जाता है। रोजगार के अवसर, महात्मा गांधी नरेगा मनरेगा ये कार्यक्रम है जो देश में पिछले साल, अभी आप बेरोजगारी वाले चैप्टर में इसको पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे कि जो बेरोजगार व्यक्ति हैं ग्रामीण क्षेत्र में, उनको वर्ष में कुछ दिन कम से कम रोजगार दिया जाए। कम से कम इतने दिन का रोजगार देने की सरकार गारंटी देती है। तो इस तरह के कार्यक्रम के लिए भी बजट या पैसा चाहिए, उसके लिए इन बजट में कह सकते हैं आपके व्यवस्था की जाती है। अब बजट में होता क्या क्या है? बजट के घटक है ना, जैसा सिलेबस में हमने पढ़ा, कंपोनेंट्स ऑफ बजट। 2 घटक होते हैं। पहला घटक राजस्व बजट, दूसरा पूंजीगत बजट। या इसमें राजस्व बजट में क्या क्या होगा? राजस्व प्राप्तियां और राजस्व व्यय। पूंजीगत बजट में पूंजीगत प्राप्तियां और पूंजीगत व्यय। या इसको हम दूसरी तरीके से भी बांट सकते हैं, प्राप्तियां और व्यय। ये आसान सा है ना, ये आपको इजीली समझ आ जाएगा। हमारे घर में भी ऐसा ही होता है, कहाँ से पैसा आ रहा है। फॉर एग्जाम्पल, पापा मान लीजिए नौकरी करते हैं तो उनकी तनख्वाह से पैसा आ रहा है घर में। भाई कोई छोटा मोटा दुकान पे अपना काम करता है ना, उसका अपना व्यापार है, उससे पैसा आता है। मम्मी ने मान लीजिए घरों में कुछ सिलाई वगैरह का काम करती हैं, पैसा वहाँ से। तो पैसा कहाँ कहाँ से आ रहा है? 3 जगह से आ रहा है। पापा की तनख्वाह से, भाई के व्यापार से, मम्मी जो सिलाई वगैरह का काम कर रही हैं घर में, अड़ोस पड़ोस के कपड़ों को सील देती है, उससे आ रहा है। तो बजट की प्राप्तियां हो गई। बजट का व्यय, खर्च कहाँ कहाँ हो रहा है? फॉर एग्जाम्पल, बच्चों की पढ़ाई पे हो रहा है, रसोई पे खर्च हो रहा है, दूध पे, सब्जी पे, है ना, राशन पे, इन सब चीज़ों पे खर्च हो रहा है। आपके मकान की वाइट वॉश वगैरह होती है, मेंटेनेंस होती है, बिजली पे खर्च हो रहा है, पानी पे खर्च हो रहा है ना, कपड़ों पे खर्च हो रहा है। आपके भाई ने कोई बाइक वगैरह ख़रीद ली, उस पे खर्च हो रहा है। तो प्राप्तियों का मतलब है कहाँ से पैसा आया, व्यय का अर्थ है कहाँ पैसा खर्च हो रहा है। तो 2 भागों में बांट लें, बजट प्राप्तियों और बजट व्यय। प्राप्तियों की बात करें सबसे पहले हम बजट प्राप्तियां। इससे अभिप्राय एक वित्तीय वर्ष के दौरान सभी स्रोतों से सरकार की अनुमानित मौद्रिक प्राप्तियों से है। मौद्रिक मीन्स पैसे से संबंधित चीज़ें, पैसा कहाँ से आ रहा है, उस साल में कहाँ से पैसा आएगा, अनुमानित है। क्यों? क्योंकि ध्यान करो, मैंने बताया था बजट पेश हुआ 1 फरवरी 2020 को, और बजट किसके लिए है? 1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021 के लिए। इसका मतलब भविष्य के लिए बात हो रही है, तो अनुमान ही है। अब इस मौद्रिक प्राप्तियों को या बजट प्राप्तियों को हम 2 भागों में बांट सकते हैं, राजस्व प्राप्तियां तथा पूंजीगत प्राप्तियां। राजस्व प्राप्तियां क्या होती हैं? ये इम्पोर्टेंट है बेटा। ये दोनों राजस्व प्राप्तियां, पूंजीगत प्राप्तियां, ऐसे राजस्व व्यय और पूंजीगत व्यय, इनमें कभी भी अंतर पूछ लेते हैं। कभी राजस्व प्राप्तियां और राजस्व व्यय में पूछ लेते हैं, कभी राजस्व प्राप्तियां पूंजीगत प्राप्तियों में पूछ लेते हैं, कभी राजस्व व्यय और पूंजीगत प्राप्तियों में अंतर पूछ लेते हैं। इन चारों में आपस में कैसे भी घुमा फिरा के अंतर पूछ लेते हैं। बहुत डिफिकल्ट नहीं है, थोड़ा सा ध्यान से समझोगे आपको क्लियर हो जाएगा। पहला, 2 तरह की प्राप्तियां बताई मैंने, कौन कौन सी? राजस्व प्राप्तियां, दूसरी पूंजीगत प्राप्तियां। पहला, राजस्व प्राप्तियों की बात करें, रिवेन्यू रिसिप्ट्स। राजस्व प्राप्तियां वे प्राप्तियां हैं जो न तो कोई सरकार की देयता उत्पन्न करती हैं और ना ही सरकार की परिसंपत्तियों में कमी लाती हैं।
चलिए जी, इसको थोड़ा सा इसका ऑपरेशन करते हैं। इस परिभाषा को यदि हम ठीक से समझ गए तो हमारी लगभग चारों चीज़ें कंप्लीट हो जाएंगी। चारों परिभाषाएं बस यही इन्हीं शब्दों को घुमा फिरा के कहते रहेंगे हम आगे की 3 में भी। इसके 2 लक्षण हैं राजस्व प्राप्तियों के। पहला लक्षण, न तो कोई सरकार की देयता उत्पन्न करती है, और दूसरा लक्षण क्या, ना ही सरकार की परिसंपत्तियों में कमी लाती है। यही 2 हैं, ये दूसरा हो गया जी। पहला लक्षण, सरकार की देयता क्या होती है भाई? कुछ आइडिया? चलो आप सरकार की छोड़ो, पहले अपने घर की बात करते हैं। अपने घर से कंपेयर करते चलेंगे, चीज़ें इजी होती जाएंगी। फॉर एग्जाम्पल, आपके पापा कहीं से पैसा उधार लेते हैं। उधार लेने का अर्थ है आपके पापा पर देयता उत्पन्न हो गई। 1000 रुपये का आपके पापा ने किसी व्यक्ति से उधार लिया, तो आपके पापा को 1000 रुपये उनको देने हैं, वापस लौटाने हैं, देने हैं। तो ये क्या हो गई, आपके परिवार पर 1000 रुपये की देयता उत्पन्न हो गई। क्लियर कट? देयता का अर्थ समझ आया? अब यहां क्या कह रहे हैं हम, न तो, अर्थात देयता उत्पन्न नहीं होती। इसके लिए एग्जाम्पल क्या लें? आपके पापा को पे के रूप में 25,000 रुपये प्राप्त हुए, महीने की पे मिली 25,000 रुपये। ये पापा घर ले आए या पापा के बैंक में चले गए, क्या ये वापस लौटाने हैं कभी उनको? जहाँ भी वो नौकरी करते हैं, जिस भी संस्था में नौकरी करते हैं, उस संस्था को वापस लौटाने पड़ेंगे 25,000 रुपये? नहीं। अर्थात ये पैसे ऐसे पैसे मिले हैं जहां देयता उत्पन्न नहीं हुई है। क्लियर कट? समझ आ गई बात? अर्थात वो वापस नहीं लौटाने। पैसा आने के लिए मुख्यतया आपको यदि अचानक से पैसे की आवश्यकता है तो आपके पास 2 ही साधन हैं, या तो आप उधार ले लो, उधार लेते ही देयता उत्पन्न हो जाएगी कि वो देने हैं वापस, या परिसंपत्ति बेच दो, अपनी प्रॉपर्टी बेच दो, कुछ मोटरसाइकिल बेच दो, मकान बेच दो, प्लॉट बेच दो, ज़मीन बेच दो, गहने बेच दो। वो अब उससे क्या होगा, परिसंपत्तियों में कमी होगी। लेकिन ये जो 25,000 रुपये आपके पापा को मिले हैं, काहे में मिले हैं? पे के रूप में, तनख्वाह के रूप में। ये कारक आय है ना? ये देयता उत्पन्न नहीं कर रही और ना ही परिसंपत्तियों में कमी कर रही। इस 25,000 रुपये जो पे मिली आपके पापा को, इससे ना तो आपके पापा पे कर्ज बढ़ा कि भाई उनको 25,000 रुपये वापस देने हैं, ना ही आपके घर की किसी प्रॉपर्टी में। प्रॉपर्टी कौन कौन सी मैंने बता दी, मुख्य प्रॉपर्टी यही होती है। आपका कोई वाहन हो गया, मकान, दुकान, प्लॉट, गहने, कुछ बेचना भी नहीं पड़ा, 25,000 रुपये आपको मिल गए। हाँ, मेहनत तो ज़रूर करी आपने 1 महीना आपके पापा ने, तो ये कहलाती है राजस्व प्राप्तियाँ। हालांकि ये मत लिख देना एग्जाम्पल पेपर में कि राजस्व प्राप्तियों के एग्जाम्पल लिखो और आप लिख दो कि मेरे पापा की 25,000 रुपये जो तनख्वाह मिली थी वो वाले, नंबर कट जाएंगे। ये घर का बजट है, ये घर के बजट का एग्जाम्पल हम वैसे ही लेके चल रहे हैं, सरकारी बजट का एग्जाम्पल नहीं है। सरकारी बजट में क्या एग्जाम्पल लिखोगे राजस्व प्राप्तियों में, अभी आगे पढ़ेंगे कि ये एग्जाम्पल तो मैंने आपकी पापा की पे का एग्जाम्पल केवल इसलिए दिया है कि आपको समझ आ जाए कि सरकार की देयता, क्योंकि ये इस बजट में क्या बात कर रहे हैं हम, सरकार की बात कर रहे हैं। तो सरकार की देयता ना तो देयता उत्पन्न करती है, देयता उत्पन्न ना करने का मतलब क्या हुआ कि सरकार पे कर्जा नहीं बढ़ा, किसी वापस नहीं लौटाने किसी को,
ना ही सरकार की परिसंपत्तियों में कमी लाती है, ना सरकार की कोई प्रॉपर्टी कम हुई। तो ऐसी जितनी भी सरकार की प्राप्तियां हैं कि सरकार के पास पैसा तो आया लेकिन ना तो कर्ज बढ़ा ना प्रॉपर्टी कम हुई, तो वो कहलाती हैं कौन सी? राजस्व प्राप्तियां। आगे बढ़ूं बेटा जी। राजस्व प्राप्तियां दो तरह की होती हैं, दो स्रोत हो गए। कर प्राप्तियां, अब एग्जाम्पल की बात आएगी, जो मैं कह रहा था कि आपके पापा की तनख्वाह एग्जाम्पल में मत लिख देना, अब क्या लिखना है वो बात करेंगे। कर प्राप्तियां, गैर कर राजस्व प्राप्तियां। कर प्राप्तियां कौन सी होती हैं? इससे अभिप्राय सरकार द्वारा लगाए गए करों तथा दूसरे शुल्कों से प्राप्तियों के कुल योग से है। भाई सरकार ने टैक्स लगा दिया है ना। एक एग्जाम्पल चलो मैं बता देता हूँ समझने के लिए कि आपके परिवार की, आपके पापा की आय 5 लाख से ज़्यादा है, तो सरकार ने क्या किया कि भाई आपकी 10 लाख इनकम है तो आप पे तो 10% टैक्स लगेगा। 5 लाख से ऊपर जितना भी कमा रहे हो उस पर 10% टैक्स लगेगा। तो क्या हुआ, मान लीजिए 9 लाख रुपए आए थी, 5 लाख से ऊपर पे टैक्स लगेगा तो 4 लाख का 10% कितना हो गया बेटा जी? 40,000। 40,000 रुपये आपको सरकार को टैक्स के रूप में देने, दैट इज डायरेक्ट टैक्स। प्रत्यक्ष कर, इनकम टैक्स एक प्रत्यक्ष कर का प्रकार है। 40,000 रुपये आपके पापा ने सरकार को जमा करवा दिए जी, ये लो जी टैक्स। इन 40,000 की एवज में सरकार आपके घर में कुछ बिजली फ्री नहीं देगी, स्पेशल आपको पानी फ्री नहीं देगी, कोई भी ना सरकार कभी इन पैसों को वापस देगी, नहीं देगी। इसके बदले में इन 40,000 के बदले में आपको सरकार ने कुछ प्रॉपर्टी दी, परिसंपत्तियां दी, नहीं दी। तो सरकार की कैसी आय हो गई है? कैसी आय हुई? ये आय होगी राजस्व आय, राजस्व प्राप्ति होगी सरकार की। ना तो सरकार की कोई देयता बनी, क्योंकि ये 40,000 रुपये सरकार को कभी भी आपको लौटाने नहीं हैं, और ना ही सरकार ने आपको कोई इसके बदले में प्रॉपर्टी दी, अर्थात सरकार की कोई परिसंपत्ति भी कम नहीं हुई। तो ऐसे ये कहलाते हैं टैक्स। तो कर राजस्व प्राप्तियां, टैक्स रिसिप्ट्स। और कौन कौन से होते हैं अभी पढ़ते जाएंगे। कर होता क्या है? टैक्स होता क्या है? टैक्स एक ऐसा अनिवार्य भुगतान है जो व्यक्ति, परिवार या संस्था द्वारा सरकारों को दिया जाता है। व्यक्ति पे भी लग सकता है, पूरे परिवार पे लग सकता है, कोई व्यापार कर रहा है और पूरा परिवार मिलके करता है, या कोई संस्था है ना, कोई हॉस्पिटल हो सकता है, प्राइवेट हॉस्पिटल हो सकता है, प्राइवेट कंपनी हो सकती है। इनके द्वारा सरकार को भुगतान मीन्स पेमेंट, पैसा दिया जाता है। इसके बदले में सरकार से किसी सेवा या लाभ की प्राप्ति की आशा नहीं की जा सकती। टैक्स दे रहे हैं लेकिन उसके बदले में किसी तरह सरकार मुझे कोई स्पेशल सेवा दे दे, या कोई लाभ दे, या कोई प्रॉपर्टी दे दे, ऐसा कोई उम्मीद नहीं है। कर दो प्रकार के होते हैं, प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर। डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स। पहला डायरेक्ट टैक्स की बात करें। इन करों का, अब ये एग्जाम्पल हो गए बेटा हैं कि राजस्व प्राप्तियों के एग्जाम्पल डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स। इन करों का अंतिम भार उस व्यक्ति को उठाना पड़ता है जिस पर यह कानूनी रूप से लगाया जाता है। उदाहरण आयकर, निगम कर, संपत्ति कर, ये सरकार की राजस्व आय के स्रोत हैं। यदि आपसे पूछा जाए, आपसे पूछे जाते हैं कोई 2 स्रोत लिखो राजस्व आय के स्रोत, तो कौन कौन से बताएंगे आप? आयकर, निगम कर, संपत्ति कर। ये सारे टैक्स हैं। और कैसे टैक्स हैं? डायरेक्ट, जिस व्यक्ति पे लगते हैं उसी को देने पड़ते हैं। इनकम टैक्स मुझ पे लगा है ना, मैं आपको पढ़ाता हूँ, इसकी एवज में मुझे तनख्वाह मिलती है, उस तनख्वाह पे सरकार ने टैक्स लगा दिया, वो टैक्स मुझे ही देना है। मैं आपको सेवा दे रहा हूँ ना, इस टैक्स को मैं आप पे नहीं टाल सकता कि जी मेरे पे
आप क्लास में 40 बच्चे हो और मुझ पे 40,000 का टैक्स लगा है, तो सारे बच्चे 1,000 रुपये दो भाई, मुझे टैक्स देना है। नहीं, मैं आप पे टैक्स नहीं डाल सकता। ये तो डायरेक्ट टैक्स कौन सा होता है कि अंतिम भार मीन्स कौन देगा इस टैक्स को, सरकार ने तो लगा दिया, टैक्स देगा कौन, उसी व्यक्ति को उठाना पड़ता है जिस पर यह कानूनी रूप से लगाया जाता है। मुझ पे लगाया है सरकार ने, मुझे ही ये पैसा देना है। अप्रत्यक्ष कर क्या होता है? ये वे कर हैं जो लगाए तो किसी एक व्यक्ति पर जाते हैं, परंतु इनको आंशिक या पूर्ण रूप से भुगतान किसी अन्य व्यक्ति को करना होता है। वो टाल देते हैं। इस टैक्स को दूसरों पर टाला जा सकता है, डाला जा सकता है। जैसे जीएसटी। आपने क्या किया, होटल में गए, किसी रेस्टोरेंट में गए, खाना खाया, 500 रुपये का खाना खाया, आपसे कह दिया जी 4% जीएसटी है। कितना हो गया? 20 रुपये। 20 रुपये जीएसटी के हो गए। बिल कितना आया? 520। क्यों भाई? टैक्स किस पे लगाया था? सरकार ने मुझसे तो कहा नहीं कि भाई अगर भाई तुम 20 रुपये दो, वो टैक्स लगा होटल वालों पे। कौन देगा उस टैक्स को? 20 रुपये को होटल वाले को देना है कि भाई तुमने 500 रुपये की बिक्री करी है, तो 4% के हिसाब से, या 5% मान लो, 5% के हिसाब से 525 रुपये का, इसमें से 25 रुपये टैक्स आप सरकार को पे करेंगे। ये किससे कहा गया? रेस्टोरेंट वाले से। लेकिन रेस्टोरेंट वाले ने क्या किया? आपके बिल में जोड़ दिया, भैया 25 रुपये और दे जा, सरकार को देने हैं। टैक्स लगा किस पे था? रेस्टोरेंट पे। उसने किस पे टाल दिया? आप पर। तो ये कहलाता है इनडायरेक्ट टैक्स। आप जितनी बाजार से वस्तुएं खरीदते हैं उसमें से बहुत सारी वस्तुओं पे लगता है ये टैक्स, है ना। जितना आप ये चीज़ें पैक्ड आइटम खरीदते हैं, ज़्यादातर चीज़ों पे टैक्स लगता है। तो इनडायरेक्ट टैक्स समझ आया? जिस पे लगता है, खुद ना देकर वो उसका भार देगा, तो वही 25 रुपये रेस्टोरेंट वाला ही सरकार को। लेकिन उसने क्या किया? ले किससे लिए? तुमसे। दूसरों पर डाला जा सकता है, जैसे जीएसटी, सीमा शुल्क, उत्पादन शुल्क, ये सारे, ये भी इसी के राजस्व आय के स्रोत हो गए बेटा जी। ठीक है ना। चलिए जी, गैर कर राजस्व प्राप्तियां अभी कौन सी पढ़ी हमने? कर राजस्व प्राप्तियां जो टैक्स लगे थे, ये नॉन टैक्स है, गैर कर हैं। इससे अभिप्राय सरकार की कर प्राप्तियों को छोड़कर दूसरे सभी स्रोतों से की गई प्राप्तियों से है। सभी स्रोतों का अर्थ क्या है कि अन्य स्रोत जो हैं कौन कौन से पढ़ेंगे? जैसे ब्याज, सरकार राज्य सरकारों को ऋण देती है, निजी उद्यमों को, जो प्राइवेट सेक्टर के फैक्ट्रीज वगैरह हैं, उद्योगपति हैं, उनको ऋण मिलता है, जनता को ऋण दिया है। इन सब से जो ब्याज प्राप्त हुआ है वो कैसा है? गैर कर राजस्व। और क्या होते हैं? लाभ और लाभांश। सरकारी क्षेत्र के उद्यम जो पीएसयू यूनिट्स हैं, जैसे रेलवे, बीएचईएल, एलआईसी आदि से जो लाभ होता है, वो भी कौन सा लाभ है? गैर कर राजस्व। राजस्व प्राप्तियां क्यों हैं? क्योंकि इसके बदले में कुछ देना नहीं है, ना उनकी सरकार की परिसंपत्तियों में कमी हुई है। फीस, आप जैसे फीस देते हैं, कोर्ट में जाते हैं तो कोर्ट फीस लगती है। आप कोई गाड़ी खरीदते हैं तो वहाँ रजिस्ट्रेशन फीस लगती है, गाड़ी का रजिस्ट्रेशन नंबर मिलता है। मकान या फ्लैट, प्लॉट इत्यादि खरीदते हैं तो रजिस्ट्री की फ़ीस देनी पड़ती है। इन सब से जो सरकार की आय होती है वो कहलाती है गैर कर राजस्व आय। लाइसेंस है ना, जैसे ये ट्रक वगैरह होते हैं, इनको नेशनल परमिट, स्टेट परमिट, कहाँ कहाँ जा सकता है ट्रक, पूरे हिंदुस्तान में घूम सकता है तो उसको नेशनल परमिट लेना है। केवल दिल्ली में चलेगा तो स्टेट परमिट। इस तरह के लाइसेंस वगैरह लेने के लिए, या बंदूक का लाइसेंस भी लेते हैं, हथियारों का लाइसेंस लेने के लिए भी भुगतान करना पड़ता है, पे करना पड़ता है। तो ये कहलाती है लाइसेंस फीस। ये भी गैर कर राजस्व प्राप्तियाँ हैं। इसके अलावा जो गैर कर राजस्व प्राप्तियाँ हैं, जुर्माना और दंड, यह वह भुगतान है जो कानून तोड़ने वालों पर लगाए जाते हैं। रेड लाइट पे आपने
रेड लाइट जंप कर दी, क्रॉस कर दी रेड लाइट, पुलिस वाले, ट्रैफिक पुलिस वाले क्या करते हैं, आप पे पेनल्टी लगा देते हैं, चालान काट देते हैं, पैसे लेते हैं, वो सारी इनकम। किसी तरह का कोई कोर्ट दंड कर देती है, आर्थिक रूप से कुछ पेनल्टी कर देती है। एस चीट्स पूछ लेते हैं कई बार, एस चीट्स क्या होते हैं। एस चीट्स से अभिप्राय सरकार के उस दावे से है जो उस व्यक्ति की संपत्ति पर लगाया जाता है जो किसी कानूनी उत्तराधिकारी या वसीयत को छोड़े बिना मर जाता है। कोई ऐसा व्यक्ति कि जिससे आगे वाली पीढ़ी कोई उत्तराधिकारी उसका नहीं है, बेटे बेटियां मतलब संतान नहीं है, कोई उत्तराधिकारी नहीं है कि प्रॉपर्टी को क्लेम कर सके कि जी ये प्रॉपर्टी, जैसे किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो अक्सर ही प्रॉपर्टी किसको मिल जाती है, उसकी पत्नी को, उसके बेटों को, बेटियों को। लेकिन मान लीजिए कोई भी नहीं है और ऐसा व्यक्ति, और ना उसने वसीयत की कि भाई मेरी प्रॉपर्टी को मेरे मरने के बाद किसी अनाथ आश्रम को या एक्स को वाई को दे दिया जाए, ऐसा भी कुछ नहीं लिखा, तो यदि वो इन दो उत्तराधिकारी या वसीयत के बिना को छोड़े बिना मर जाता है तो वो सारी प्रॉपर्टी कहाँ चली जाएगी, सरकार के पास। तो ये इसको उनको बोलते हैं एस चीट्स। इससे भी कुछ सरकार की इनकम होती है। उपहार और अनुदान, सरकार को विदेशी सरकारों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों तथा नागरिकों से उपहार और अनुदान प्राप्त होते रहते हैं। देश के प्रधानमंत्री जी, राष्ट्रपति जी विदेशों में गए तो वहाँ से कई बार गिफ्ट मिल जाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय संगठन कई बार उपहार देते हैं और सरकार भी अनुदान या उपहार, नागरिक भी सरकार को देते हैं। जैसे पीएम रिलीफ फंड है ना, अभी पेंडेमिक चल रहा है तो बहुत सारे लोगों ने डोनेट किया है। कोई शहीद हो जाता है देश की सीमा पे, उसके लिए भी लोग डोनेट करते हैं पीएम फंड में या कोई और नया फंड बना देते हैं। तो ये सारे चीज़ें से भी सरकार को इनकम होती है। जब्ती यह दंड के रूप में होती है जो आदेश का पालन न करने पर लगाई जाती है। कई बार क्या होता है कि सरकार ने कोई आदेश दिया और कोई व्यक्ति उस आदेश को नहीं मानता तो उसकी प्रॉपर्टी जब्त कर ली जाती है ना। जैसे विजय माल्या जी, विजय माल्या सुना है नाम, कई हजार करोड़ का सरकार का या बैंकों का लोन है उन पर और वो देश छोड़ के भाग गए, तो इसका मतलब वो आदेश का, सरकार के आदेश का पालन नहीं कर रहे, इसकी एवज में उनकी बहुत सारी प्रॉपर्टी जब्त कर ली सरकार ने। तो ये भी अपने आप में एक इनकम है सरकार की। विशेष आकलन, इससे अभिप्राय उस भुगतान से है जो उन संपत्तियों के मालिकों पर किया जा संपत्ति के मालिकों द्वारा किया जाता है जिनकी संपत्ति का मूल्य सरकार की विकासात्मक गतिविधियों के कारण बढ़ गया है। इसका अर्थ है कि जैसे मेट्रो स्टेशन, सरकार ने कहीं कोई मेट्रो स्टेशन बना लिया है ना, मेट्रो जा रही है और वहाँ मेट्रो स्टेशन, तो मेट्रो स्टेशन के आसपास की प्रॉपर्टी जो बिल्कुल मेट्रो स्टेशन के आसपास है उनका मूल्य बढ़ गया। उनमें जो फैक्ट्री दुकान वगैरह खोलेंगे बहुत अच्छे से चलेंगी, उनकी प्रॉपर्टी के रेट बढ़ गए ना। तो क्यों बढ़े? क्योंकि सरकार ने विकासात्मक गतिविधियां की, वहाँ मेट्रो बनाई थी, इसलिए बढ़े ना। तो इसलिए क्या करती है सरकार, उन पे कुछ पैसा उनसे लेती है डेवलपमेंट चार्ज के नाम से। तो ये वो भुगतान जो डेवलपमेंट चार्ज के नाम पे संपत्तियों को मालिकों द्वारा किया जाता है, किसको किया जाता है? सरकार को। इसको हम कहते हैं स्पेशल आकलन। इसके अलावा और बहुत सारी इनकम्स होती हैं, 3G 4G जैसे स्पेक्ट्रम है ना, स्पेक्ट्रम घोटाला हुआ था, कभी पूछना आपने मम्मी पापा से, इनकी जो आपके मोबाइल के 3G 4G होते हैं ना, इनके लिए ठेका छुटता है, उसमें उन ऐसी चीज़ों से जो इनकम होती है सरकार की। दूसरी प्राप्तियां, ये अभी प्राप्तियों की बात कर रहे हैं हम। दूसरी प्राप्तियां कौन सी? पूंजीगत प्राप्तियां। पूंजीगत प्राप्तियां कौन सी? ये वे प्राप्तियां हैं जो या तो सरकार की देयता उत्पन्न करती हैं या सरकार की परिसंपत्तियों में कमी लाती हैं। उसका उल्टा हो गया बेटा जी। यहाँ वहाँ क्या लिख रहा था? यहाँ ना तो, और यहाँ भी, और ना ही सरकार की यहाँ था ना तो और यहाँ था ना ही सरकार की, यहाँ कुछ भी नहीं है। अर्थात यदि ये पैसा सरकार लेती है तो या तो उसकी देयता उत्पन्न होगी, देयता उत्पन्न होने का मतलब सरकार पे उधार वगैरह बढ़ेगा, या सरकार की प्रॉपर्टी में कमी आएगी, कुछ बेचना पड़ेगा। ऐसी इनकम के लिए या तो उसे, जैसे हम अपने परिवार में
कौन सी इनकम होगी हमारी? या तो हम उधार ले लें, अपनी कोई प्रॉपर्टी बेच दें तो पैसा तो हम पे आ जाएगा, लेकिन उधार लेंगे तो देयता बनेगी, और प्रॉपर्टी बेचेंगे तो परिसंपत्तियों में कमी आएगी। तो सरकार यदि इस तरह से अपनी प्राप्तियां करती है तो वो कहलाती हैं पूंजीगत प्राप्तियां। तो इसमें क्या क्या आ जाएगा? उधार, सरकार, खुले बाजार, जनता, भारतीय रिजर्व बैंक, विदेशी सरकार, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से राशि उधार लेती है। पैसा तो मिल गया लेकिन देयता बन गई। उधार लिए, उधार लेने से क्या होगा? कभी ना कभी वापस देनी पड़ेगी। यह सरकार के लिए देयता उत्पन्न करती है। समझ आ गई बात? आपसे सरकार ने 1,000 रुपये उधार लिए तो इसका मतलब सरकार 1,000 रुपये आपको, ब्याज कितना लगेगा वो सब चीज़ें अलग हो गई, लेकिन 1,000 रुपये की देयता सरकार पर बन गई। किसकी? आपकी। ऋणों की वसूली, सरकार राज्य सरकारों या जनता से विभिन्न ऋणों की वसूली करती है। जो सरकार ने अपने ऋण दे रखे हैं पहले, उनसे उनसे क्या हुआ? वो वापस ले लिए। वापस लेने पे क्या होगा? पूंजीगत प्राप्ति है। क्यों हुई पूंजीगत प्राप्ति भाई? देयता तो बनी नहीं। क्या देयता बन गई? नहीं बनी। आपको सरकार ने 10,000 रुपये लोन दे रखा था और सरकार ने वो लोन वापस ले लिया 10,000 रुपये, तो सरकार की देयता बनी? नहीं बनी। अब सरकार आपको कभी भी 10,000 थोड़ी उल्टे देगी, क्योंकि वो तो पहले से दिए हुए थे तो वो वापस लिए। फिर भी पूंजीगत प्राप्ति है। क्यों? क्योंकि यह सरकार की परिसंपत्तियों को कम करती है। परिसंपत्तियों का मतलब एक बार आप यहां इस रेफरेंस में दोबारा से समझ लीजिएगा। यदि हम किसी परिवार से पूछें कि भाई तुम्हारे पास कितनी परिसंपत्तियां हैं, तो मोटा मोटा सा क्या बताते हैं कि जी 10 लाख का मेरा मकान है ना। ये कम ज़्यादा कुछ भी हो सकता है बेटा, 10 करोड़ भी हो सकता है, 1 करोड़ हो सकता है, 50 लाख, एग्जाम्पल है। मेरा 10 लाख का मकान है ना। 1 लाख के हमारे पास गहने हैं, मीन्स सोना है। लगभग 50,000 रुपये की एक मोटरसाइकिल है, बाइक लिख दूं? चलिए जी। और मेरे लगभग 3 लाख रुपए 3 लाख रुपए बैंक में जमा है। यस, इस तरह से तो प्रॉपर्टी गिनवाते हैं। टोटल प्रॉपर्टी कितनी हो गई भाई? ये भी परिसंपत्ति है ना। ये एक तरह से किसको उधार दे रखी है? दूसरों को उधार दे रखी है, बैंक में जमा दे कर रखी है, हमें ब्याज मिल रहा है। 10 लाख, 11 लाख, 11.5 लाख और 3 लाख, कितने हो गए भाई? मेरे पास 14,50,000 की प्रॉपर्टी है। अब क्या हुआ? बैंक से मैंने 1 लाख रुपए ले लिए और लेकर खर्च कर लिए। अब मेरी प्रॉपर्टी कितने की रहेगी भाई? 13,50,000 की। ऐसा ही हुआ। अर्थात मेरी परिसंपत्तियों में 1 लाख की कमी हो गई। तो ऋणों की वसूली भी परिसंपत्तियों में कमी होती है, ये बात ध्यान रखना। तो यह सरकार की परिसंपत्तियों को कम कर देती है। विनिवेश आजकल बहुत कर रही है सरकार, पिछले 10-20 सालों से बहुत ज़्यादा हो रहा है, 20 साल के करीब से। विनिवेश क्या होता है? डिसइन्वेस्टमेंट बोलते हैं इसको। इसको बोलते हैं डिस इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट क्या होता है भाई? निवेश, उत्पादन क्रियाओं के लिए पैसा खर्च करके वहां कुछ बढ़ाना। डिस लगा दिया या वी शब्द लगा दिया, इन्वेस्टमेंट का उल्टा हो गया। अर्थात उत्पादन प्रक्रिया के लिए पैसा लगाने के बजाय वहां से फैक्ट्री से पैसा उल्टा निकाल लिया, कुछ हिस्सा बेच दिया। तो सरकार क्या कर रही है? सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम, जो पीएसयू वगैरह हैं, जो ऊपर पढ़े थे हमने, अभी एलआईसी के शेयर बेचने की बात चल रही है, रेलवे का प्राइवेटाइजेशन की बात चल रही है, ये सारे सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम हैं के शेयरों का एक भाग या पूरे हिस्से को बेचती है। क्या करा सरकार ने? या तो कोई रेलवे स्टेशन
को प्राइवेट कर दिया, कुछ ट्रेनों को प्राइवेट करने की बात हो रही है, एलआईसी के कुछ शेयर बेच दिए, है ना, या पूरा हिस्सा बेच देते हैं, कई बार पूरी की पूरी कंपनी बेच देते हैं। तो ये सारी चीज़ें मिलकर क्या करती हैं, यह पूंजीगत प्राप्तियां मानी जाती हैं। क्यों मानी जाती हैं पूंजीगत प्राप्तियां बेटा? क्योंकि इससे सरकार की परिसंपत्तियों में कमी हो गई। सरकार ने कोई सरकारी ज़मीन बेच दी तो सरकार के पास परिसंपत्ति कम होगी ना, वो ज़मीन उसकी नहीं रही। एलआईसी के आधे शेयर बेच दिए तो एलआईसी का जो पहले उसका मान लीजिए 100% हिस्सा था, अब कितने प्रतिशत रह गया? 50% हिस्सा रह गया, प्रॉपर्टी कम हो गई। तो ये कहलाएंगे कौन से? पूंजीगत प्राप्तियां, विनिवेश। यह सरकार की संपत्तियों को कम करता है। लघु बचत, इससे अभिप्राय डाकघर बचत, राष्ट्रीय बचत पत्र, किसान विकास पत्र आदि के रूप में जनता से राशि प्राप्त करती है ना, एक तरह से लोन लेती है। यह भी पूंजीगत प्राप्ति है। क्यों? जब लोन लिया है तो देयता बढ़ेगी, इससे देयता बढ़ती है। यहाँ तक की बात क्लियर हो गई। अब बजट व्यय की बात करें हम, कि ये तो बजट की प्राप्तियाँ दो तरीके से हो गई। कौन कौन सी प्राप्ति हुई बेटा? पहली प्राप्ति राजस्व प्राप्तियाँ, एक बार इसको मोटा या बाद में देखेंगे, राजस्व प्राप्तियाँ और पूंजीगत प्राप्तियाँ। अब इसके बाद बात करें हम बजट व्यय। अब वो पैसा जो आया है दो तरीके से आया, राजस्व प्राप्तियों से और पूंजीगत प्राप्तियों से। अब वो खर्च कहाँ हो रहा है? बजट व्यय से अभिप्राय एक वित्तीय वर्ष में सरकार के अनुमानित व्यय से है। इसको भी ऐसी दो भागों में बांट लें, राजस्व व्यय और पूंजीगत व्यय। राजस्व व्यय कौन सा हो गया बेटा? राजस्व व्यय से अभिप्राय उस व्यय से है जो न तो कोई संपत्ति उत्पन्न करते हैं, ना ही देयता में कम करते हैं। देखिएगा, अब हम खर्च की बात कर रहे हैं, ये ध्यान रखना है आपको। जब आप पैसा खर्च करते हैं, भाई पैसा खर्च कर रहे हैं, या तो आपको कुछ प्रॉपर्टी मिले, सोना खरीदो, ज़मीन खरीदो, बाइक खरीदो, कार खरीदो, है ना, या कोई कर्जा हो वो चुका दो। प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो क्या होगा? सरकार की संपत्ति, आपकी संपत्ति उत्पन्न होगी। और आप पे यदि लोन है और वो चुका देते हैं तो आपका क्या होगा? देयता कम हो जाएगी। लेकिन ये खर्चे ऐसे हैं कि इससे ना तो संपत्ति में वृद्धि होती है, परिसंपत्तियों में वृद्धि हो रही है, और ना ही सरकार की देयता में कमी हो रही है। ये कहलाते हैं राजस्व व्यय। राजस्व आय कौन सी थी? जिसमें ना तो परिसंपत्तियों में कमी हो रही थी और ना ही सरकार की देयता में वृद्धि हो रही थी। थोड़ा सा अंतर है, इनको बैठ के ठंडे दिमाग से समझ लेना चारों परिभाषाओं को। इसमें क्या है? संपत्ति उत्पन्न नहीं हो रही। आपके घर में ऐसा कोई खर्च है, बता सकते हो? आपके पापा आपको जेब खर्च दे देते हैं, महीने के 100 रुपये जेब खर्च के दे दिए। क्या आपके पापा की कोई संपत्ति उत्पन्न हुई है? आपने उनके समोसे, कोल्ड ड्रिंक, मिठाई, जलेबी, और आपने मदर डेयरी से कुछ सामान लेके खा लिया, ठीक है, तो आपकी संपत्ति बढ़ी। आपके परिवार की कोई देयता, कर्जा उतरा? नहीं उतरा। कौन सा व्यय हो गया? राजस्व व्यय। क्लियर? वेतन का भुगतान, सरकार अपने कर्मचारियों को पे देती है, रिटायर्ड कर्मचारियों को पेंशन देती है, सरकार ने जो कर्ज ले रखा है उसका ब्याज देती है, केवल ब्याज। यदि कर्ज वापस लौटा दिया फिर तो देयता कम हो जाएगी, लेकिन ब्याज देने से तो देयता कम नहीं होती। रक्षा सेवाएं, मिलिट्री पे जितना भी खर्च करती है, स्वास्थ्य सेवाएं, हॉस्पिटल्स पे, प्रशासनिक सेवाएं, कौन सी? पुलिस वगैरह पे हैं, पुलिस की जिप्सी घूमती हैं सारे दिन, इनका पेट्रोल कहाँ से आता है? इन पुलिस वालों की तनख्वाह। ये सब कौन सा व्यय है? राजस्व व्यय। इन सारों पे खर्च कौन सा है? राजस्व व्यय। क्यों है? क्योंकि ना तो सरकार की परिसंपत्ति उत्पन्न करते और ना ही देयता, कर्जा कम होता है, देयता में कमी नहीं हो रही। दूसरा, पूंजीगत व्यय। पूंजीगत व्यय से अभिप्राय उस व्यय से है जो या तो सरकार की परिसंपत्तियों में वृद्धि करते हैं या सरकार की देयता में कमी करते हैं। जैसे राज्यों को दिया जाने वाला ऋण, रेल सड़क निर्माण, रेल बना दी, सड़क बना दी, रेलवे लाइन डाल दी, कोई फ्लाईओवर बना दिया, कोई फैक्ट्री बना दी, है ना,
कोई मशीन खरीद ली, इससे क्या होगा, प्रॉपर्टी बढ़ेगी। सरकार को लोन दे दिया, राज्य जो स्टेट गवर्नमेंट हैं, है ना, उनको लोन दे दिया, उससे भी ये होगा कि भाई हमारा उस पर 10,000 करोड़ का कर्जा है, तो वो भी परिसंपत्तियों में वृद्धि है। या कहीं ऋण का भुगतान कर दे सरकार, वर्ल्ड बैंक से लोन ले रखा था, वो पैसा वापस लौटा दिया उनका तो क्या होगा, देयता कम हो जाएगी। तो पूंजीगत व्यय कौन सा, कि परिसंपत्तियों में वृद्धि करे या देयता में कमी करे, कोई एक काम तो हो, उसको हम कहते हैं पूंजीगत व्यय। आपके आपके परिवार में कौन सा कैसे पूंजीगत व्यय का कोई एग्जांपल दे सकते हो? परिवार में बैंक से लोन ले रखा था, वो वापस लौटा दिया, क्या हुआ, देयता में कमी हो गई जी। एक फ्लैट खरीद लिया, क्या हुआ, पैसा तो खर्च हुआ, आपके घर से पैसा निकला ना। फ्लैट खरीदोगे तो 10-20 लाख रुपए दूसरे को देने पड़ेंगे, लेकिन उससे क्या हुआ, परिसंपत्तियों में वृद्धि हो गई। ऐसा कहलाता है पूंजीगत व्यय। चलिए एक एग्जांपल कर लेते हैं, एक अभ्यास कर लेते हैं। निम्न को राजस्व व्यय, पूंजीगत व्यय, राजस्व आय और पूंजीगत आय में वर्गीकृत करो। आय मीन्स प्राप्तियां हैं बेटा। चलिए जी, इससे थोड़ा सा आपको चारों में कुछ क्लियर हो जाएगी बात। पहला, विश्व बैंक से ऋण। सरकार ने ऋण लिया, किससे लिया, वर्ल्ड बैंक से ऋण लिया, पैसा मिला, इसका मतलब पहली बात तो हो गई प्राप्तियां हैं। देखो कैसे करते हैं सोल्व, कैसे सोचना है वो समझना है बात। क्या हो गई, प्राप्तियां, क्योंकि सरकार को पैसा लिया, वर्ल्ड बैंक से ऋण लिया है। अब देयता उत्पन्न हुई या नहीं हुई, देयता उत्पन्न हो गई भाई, वो ऋण लिया, लोन लिया है तो उल्टा भी तो लौटाना है, तो प्राप्तियां भी कौन सी हो गई, पूंजीगत। ठीक हो गई बात। फ्रांस से खरीदे गए राफेल विमान, अभी खरीदे भारत सरकार ने, विमान खरीदे हमने तो पैसा लिया या दिया, फ्रांस को पैसा दिया है। इसका मतलब क्या हो गया बेटा, हमारा व्यय हो गया है। पहली चीज क्या हुआ, व्यय। अब वो जो पैसा हमने दिया है उससे हमें कुछ मिला, हमारी देयता कम हुई नहीं, देयता तो कम नहीं हुई, क्योंकि फ्रांस से पता नहीं हमने लोन ले रखा था या नहीं ले रखा था, ले भी रखा होगा तो वो कम थोड़ी हुआ होगा। परिसंपत्तियों में वृद्धि हुई, हाँ जी परिसंपत्तियों में वृद्धि हुई। कैसे वृद्धि हुई भाई, आज हमारे पास 5 राफेल हैं, 5 राफेल विमान हमारे जो एयरफोर्स के एयरपोर्ट हैं उन पे खड़े हुए हैं, है ना, जो स्टेशन है, एयरफोर्स स्टेशन है, उन पे खड़े हुए हैं, तो हमारे पास, हम गौरव से कह सकते हैं हमारे पास 5 राफेल हैं। तो इसका मतलब हमारी परिसंपत्तियों में तो वृद्धि हुई है। तो परिसंपत्तियों में वृद्धि का मतलब पूंजीगत। ठीक हो गई बात। राज्य सरकारों को दिया गया अनुदान, अनुदान वर्ड है बेटा, अनुदान का मतलब सब्सिडी, डोनेशन, उल्टा नहीं मिलना। किसने दिया, केंद्र सरकार ने दिया। किसको दिया, राज्य सरकार को। हम किसकी बात कर रहे हैं, केंद्र सरकार की। केंद्र सरकार का पैसा खर्च हुआ या केंद्र सरकार को मिला, केंद्र सरकार ने राज्य सरकार को दिया तो केंद्र सरकार का तो खर्च हुआ ना। इसका मतलब ये हो गया व्यय। कौन सा व्यय, परिसंपत्तियों में वृद्धि हुई नहीं, वो तो डोनेट किया है, परिसंपत्तियों में तो वृद्धि नहीं हुई। चलिए, क्या देयता में कमी हुई, नहीं जी, लोन था ही नहीं तो देयता कहाँ से होती। तो कौन सा हो गया बेटा ये, राजस्व। ना तो परिसंपत्तियों में वृद्धि हुई, व्यय हुआ है, फिर भी ना तो परिसंपत्तियों में वृद्धि हुई है और ना ही देयता में कमी आई है। सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों से लाभ, लाभ हो गया भाई सरकार को, पैसा मिला या गया, मिला, मिलने का मतलब क्या हो गया, प्राप्तियां। ऐसा ही हुआ। तो प्राप्ति हो गई,
अब कैसी प्राप्ति हुई? राजस्व प्राप्तियां क्या होती हैं? हाँ, वैसे छोड़ दो, ऐसे सोचो, क्या कोई प्राप्ति होने से परिसंपत्तियों में कमी हुई? नहीं हुई, वो तो फैक्ट्री से लाभ हुआ है, तो फैक्ट्री में प्रॉपर्टी तो एज इट इज ही है अभी भी। क्या देयता में वृद्धि हुई? नहीं हुई। तो ना तो देयता में वृद्धि हुई है, ना ही परिसंपत्तियों में कमी हुई है, तो कौन सी प्राप्तियां हो गई? राजस्व प्राप्तियां। पुलों के निर्माण में खर्च खर्च हुआ है, इसका मतलब व्यय हो गया बेटा। और पुल बनाया है, अब हमारे पास एक परिसंपत्ति हो गई, इसका मतलब परिसंपत्तियों में वृद्धि हुई है। परिसंपत्तियों में वृद्धि का अर्थ है पूंजीगत व्यय। कंप्यूटर खरीदने पर व्यय, व्यय का मतलब हो गया खर्च हुआ है पैसा, कंप्यूटर प्रॉपर्टी हो गई, पूंजीगत व्यय हो गया बेटा। छात्रवृत्ति पर व्यय, व्यय हो गया, लेकिन ना तो परिसंपत्तियों में वृद्धि हुई, ना देयता में कमी हुई। छात्रवृत्ति का मतलब जैसे आपको गवर्नमेंट स्कूल के बच्चों को सरकार स्कॉलरशिप देती है, तो ये कौन सा व्यय हो गया? राजस्व व्यय। भूकंप पीड़ितों के लिए विदेशों से प्राप्त सहायता, सहायता है बेटा, किसी देश ने हमारे भूकंप पीड़ित लोगों को सहायता प्रदान की है, पैसा दिया है, तो भारत सरकार को पैसा मिलने का मतलब हो गया प्राप्तियां। और उधर क्या हुआ? कुछ परिसंपत्तियों में कमी हुई, सहायता के बदले हमें कुछ देना पड़ा, उन्हें नहीं देना पड़ा। हम पे उधार बढ़ा? नहीं बढ़ा, क्योंकि सहायता है। कौन सी प्राप्तियां हो गई? राजस्व प्राप्तियां। विश्व बैंक से अनुदान, विश्व बैंक से अनुदान, ये भी वर्ल्ड बैंक ने क्या किया? डोनेट किया है हमें, तो हमें पैसा प्राप्त हुआ, प्राप्तियां हो गई। ना ही हमारी आप कह सकते हैं परिसंपत्तियों में कमी हुई, और ना ही हमारी देयता बढ़ी, क्योंकि लोन तो है नहीं, वापस तो देना नहीं है, तो कौन सी हो गई बेटा? राजस्व प्राप्तियां। ऋणों का भुगतान, पैसा दिया है तो हमारी जेब से गया है, सरकार की जेब से गया है, व्यय हो गया। ऋणों का भुगतान से क्या होगा? परिसंपत्तियों में वृद्धि होगी? नहीं होगी, लेकिन देयता में कमी हो जाएगी, तो ये कौन सा हो गया बेटा? पूंजीगत। देयता में कमी होगी, अब लोन पहले की अपेक्षा कम हो जाएंगे। सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम की बिक्री, कोई पीएसयू, कोई सरकारी कंपनी थी, उसको बेच दिया, बेचने से सरकार के पास पैसा आएगा, तो प्राप्तियां हो गई। कैसी प्राप्ति? परिसंपत्तियों में कमी हो गई, तो पूंजीगत प्राप्ति हो गई बेटा, क्योंकि अब फैक्ट्री वो उसकी सरकार की नहीं रही। सरकारी स्कूल की इमारत का निर्माण, हमारे स्कूल में बिल्डिंग बन गई नई, क्या हुआ? सरकार ने पैसा खर्च किया, व्यय हुआ, लेकिन परिसंपत्ति, अब सरकार ये कह सकती है बिल्डिंग हमारी प्रॉपर्टी है जी, तो बिल्डिंग बन गई, तो इसका मतलब परिसंपत्तियों में वृद्धि हुई, पूंजीगत है। ये सारे क्वेश्चन तब कर सकते हो बेटा जब आप लोग थोड़ा सा ये चारों परिभाषाएं ठंडे दिमाग से अपने दिमाग में बैठा लेंगे। दो ही तो शब्द हैं यार, देयता में कमी या वृद्धि, उधर परिसंपत्तियों में कमी या वृद्धि, किसी में होती है किसी में नहीं होती। देयता में कमी या देयता में वृद्धि, परिसंपत्तियों में कमी कब होगी? देयता में वृद्धि जब पैसा आएगा, इसका मतलब प्राप्तियों में राजस्व प्राप्तियां हैं, ना तो देयता में कमी होती है। राज्य सरकार द्वारा ऋणों की वापसी, राज्य सरकार ने केंद्र सरकार को दे दिए, उल्टे लोन दे दिए, तो केंद्र सरकार को क्या हुआ? पैसा मिला, प्राप्तियां हो गई। और लेकिन परिसंपत्ति कम हो गई, अब लोन खत्म हो गया, तो पूंजीगत प्राप्तियां हो गई। कर प्राप्तियां, ऊपर भी पढ़ा है हमने, प्राप्तियां हैं, कैसी हैं? ना तो पैसा मिल रहा है, फिर भी ना तो प्रॉपर्टी कम हो रही, ना कोई उधार बढ़ रहा, देयता बढ़ रही, कैसी हैं? राजस्व प्राप्तियां। विश्व बैंक को ऋण की वापसी, वह है ना, वह हो गया ना। और ऋण की वापसी कर दी तो सरकार को पैसा देना पड़ेगा, इसका मतलब खर्च हुआ, लेकिन देयता में कमी आ जाएगी, पहले से लोन कम हो जाएगा या लोन खत्म हो जाएगा, तो कौन सा हो गया? पूंजीगत।
क्लियर? यहाँ तक की बात आपसे आज करते हैं, टाइम काफ़ी हो गया, इसलिए आज क्लास यहीं ख़त्म करते हैं। थोड़ा सा इन चारों चीज़ों को आप एक बार दोबारा से, कौन कौन सी डेफिनेशन, ये सारी डेफिनेशन से एक बार दोबारा से देख लेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कौन कौन सी। राजस्व व्यय, पूंजीगत व्यय, इसके अलावा राजस्व प्राप्तियां और पूंजीगत प्राप्तियां, इन चारों की डेफिनेशन विद एग्जाम्पल आपको करने हैं। राजस्व कर, राजस्व प्राप्ति, ये राजस्व प्राप्तियां, और पूंजीगत प्राप्तियां कहाँ गई भाई? प्रत्यक्ष कर, गैर प्रत्यक्ष कर, एस्चीट्स, पूंजीगत प्राप्तियां। ठीक है जी, तो आपने मेरी बात ध्यान से सुनी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे आशा है आपको यहाँ तक की बात ठीक से समझ आई होगी। एक ही लेसन और होना है, एक लेक्चर और होगा और आपके 6 नंबर सीधे हो जाएंगे। तो आपने मेरी बातें ध्यान से सुनी, इसके लिए धन्यवाद। आशा है आपको ठीक से समझ आई होंगी। यदि कोई कमी है तो आप इसमें यूट्यूब में कमेंट्स में आप डाल सकते हैं, बता सकते हैं, जिससे आगे वो कमियां दूर की जा सकें। चलिए, नमस्कार, आपका दिन शुभ हो। थैंक यू।